नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अपन लोग हिंदी में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए यानी वार्ता करते हुए यहाँ तक पहुँच गए मित्रों। और कहाँ तक पहुँच गए वो आप लोगों को पता है कि जैसे सबसे पहले हमने शुरू किया था यानी कि भाषा के परिचय से लेकर के हमने वर्ण विचार पढ़ा, उसके बाद हम शब्द विचार में आ गए और शब्द विचार में अब हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द में भी हम है ना अंतिम विकारी शब्द पर पहुंच गए हैं। संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं। मित्रों, हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम क्रिया के कुछ भेद यानी क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ चुके हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। अब मित्रों, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यानी कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ लिया, अभी दो आधार और पढ़े हैं। एक तो आप लोग जानते होंगे क्रिया के आधार की जब बात करेंगे अपन तो एक अपना आधार हो जाएगा रचना के आधार पर, प्रयोग या संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के भेद, और एक होता है काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, सबसे पहले प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये लो अपना बिंदु चल रहा है क्रिया। जब लोग अपन बात करेंगे साथियों क्रिया की, तो क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बात हमने पहले ही कर ली है कि जिस वे विकारी शब्द जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया। और सहकर्मक और अकर्मक के बारे में हमने पढ़ लिया। सहकर्मक को भी दो भागों में बांट दिया, एक कर्मक या द्विवी कर्मक, वो भी किया। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण वाक्य को भी किया। अब अपन बात करते हैं क्रिया के भेदों की। तो मित्रों, मैं दो रूपों में आप लोगों को बता देता हूं, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया। देखो, बहुत सरल सी बात है कि प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हमें पढ़ने हैं। तो साथियों, अब यहाँ संख्या से संबंधित बात आती है। मैं बताता हूँ, एक तो दोनों चीजें अलग अलग है, प्रयोग अलग है, संरचना अलग है। अगर अपन लोग इससे संबंधित मैं बात करूंगा आप लोगों को दोनों रूपों में यहाँ बताने वाला हूँ। अगर हमारी एनसीईआरटी की बात अपन करेंगे या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बात करेंगे तो वहां पर सीधा दे रखा है संरचना के आधार पर वाक्य, है ना, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, यानी एनसीईआरटी में सीधा दे रखा है। और अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो मतलब अपने पाठ्यक्रम है जो अपनी स्कूलों का, तो उसमें भी ये दे रखा है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 बताए गए। मित्रों, कितने बताए गए, 5 बताए गए। उन पांचों की भी बात करेंगे और 3 भेद अन्य और है, उनको प्रयोग के आधार पर माना जाता है, तो उनको भी बात करेंगे। तो यहाँ हम कुल 8 क्रिया के भेद पढ़ने वाले, कितने, 8 क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यही प्रयोग या संरचना के आधार पर पहली क्रिया का भेद कौन सा होगा, यानी मैं संयुक्त रूप से दोनों को एक साथ ही पढ़ा रहा हूं। तो इसमें अपन लोग सबसे पहले काम लेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान देना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे किस क्रिया को, संयुक्त क्रिया को। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इन संयुक्त और सामान्य के बाद खूब सारी अपने पास है यहाँ, एक अपन पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और एक अपने पास है 4 नंबर प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और जब अपन बात करेंगे मित्रों 5 नंबर की, तो 5 नंबर भी अपन ले लेते हैं। 5 नंबर की अपन बात करेंगे तो अपन चलते हैं प्रेरणार्थक के बाद में मित्रों बात आती है नाम धातु क्रिया की। किसकी, नाम धातु क्रिया। और एक अपनी होती है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया।
और इसके बाद भी अगर अपन 7वीं और 8वीं पढ़ेंगे तो इसमें अपने पास 2 क्रिया आती है। एक तो हो जाएगी सहायक क्रिया, और एक अपने पास हो जाएगी आखिरी 8 नंबर, वो हो जाएगी सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया का भी भेद है, तात्कालीन क्रिया, उसकी बात भी अपन करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, यानी ये क्रियाएं क्या होती हैं और इनके बारे में अपन एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए प्रयोग या संरचना के आधार पर है। अब आप ये मत सोचना कि क्रम के आधार पर, वो आधार अलग बच गया, प्रश्न इनको कभी मिक्स करके नहीं आएगा, है ना, प्रश्न अलग अलग आने वाला है। तो आप ये ध्यान दें, ये इनकी परिभाषा एक तरीके से अलग बन जाएगी, उनकी मैंने आपको अलग बता दी है। एक क्रिया अपन काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने वाले हैं, जितने काल होंगे उतने काल के भेद हो जाएंगे। जैसे 3 है तो तीनों के आधार पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, है ना, सामान्य क्रिया की, उसके बाद संयुक्त क्रिया की, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। तो लेते हैं 1 नंबर अपना कौन सा, सामान्य क्रिया को। मैं आप लोगों को अलग ही प्रकार से पढ़ाने वाला हूं साथियों। जिस प्रकार आप लोग अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे हो, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ रहे हो, या आप 10वीं 12वीं में जहां भी आप लोगों ने ये पढ़ा है, तो उसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ अलग करवाने वाला हूँ कि अपन सामान्य क्रिया को पढ़ते हैं। यानी कि सामान्य क्रिया नाम से ही पता चलता है, सामान्य कोई भी वाक्य में जो क्रिया होती है वो सामान्य होती है। लेकिन ध्यान दें, वास्तव में क्या होता है इस क्रिया की अगर अपन परिभाषा अगर लिखना चाहे तो वो हो जाएगा कि वे क्रिया, ना, वे क्रिया शब्द जहां, वे मतलब वाक्य के अंदर आता है, लगभग ये वाक्य में प्रयुक्त होगा, तो जहां पर एक ही क्रिया का प्रयोग हो और एक तरीके से एक ही क्रियापद का प्रयोग हो, तो वहां पर कौन सी अपनी अपनी क्रिया होती है, सामान्य क्रिया होती है। तो मैं आप लोगों को सीधी सी बात बताता हूं। मैं अगर आप लोगों को ये कहूं ना कि एक तो यहाँ पर क्या होगा, कार्य, एक कार्य होगा और एक ही क्या होगा, एक ही क्रियापद। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मैंने पूरी परिभाषा निपटा दी है ना। सामान्य क्रिया यानी कि एक कार्य और एक ही क्रियापद हो, वह कौन सा होता है, सामान्य क्रिया होता है। कैसे होता है आप वाक्य के उदाहरण से समझोगे साथियों। जैसे मैंने ले लिया, राम सोता है। एक चीज मेरी आप पहले से सुन ले, अगर आप लोग इसको इस आधार पर सोचोगे कि इसमें सहकर्मक है या अकर्मक है, मित्रों सहकर्मक व अकर्मक की बात अब नहीं है। यहाँ कोई भी हो सकता है, चाहे सहकर्मक हो चाहे अकर्मक हो। बात क्रिया और क्रियापदों की हो रही है, न कि सहकर्मक और अकर्मक की। ठीक है, सहकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। जैसे राम सोता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता गई या जाएगी, ये लो। इसी प्रकार हरि आया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आपको एक ही क्रियापद मिलेगा, क्रियापद एक ही कार्य होगा और एक ही क्रियापद मिलेगा। अब हमें ध्यान देना क्रियापद क्या होता है, तो क्रियापद क्रिया का जो मूल स्वरूप है वही तो होगा ना। जैसे देखो, राम सोता है, इस वाक्य में ये क्रियापद एक ही है, सोता है ये क्रियापद है, और इसी से जो क्रिया अपनी कौन सी, सोना क्रिया है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर एक ही है, तो ये किस वाक्य का हो गया, मतलब किस क्रिया का भेद हो गया, सामान्य क्रिया का। एक कार्य होगा और एक ही क्रिया का क्या होगा, पद होगा, वही अपना क्या होगा, सामान्य क्रिया का उदाहरण। ध्यान दे, कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रकार भी मान लेते हैं
कि राम सोता है, ये है आ गया, तो ये तो क्या है एक क्रिया और हो गई, है एक क्रिया और हो गई। ध्यान दे, है मुख्य क्रिया नहीं है, साई क्रिया है। साई क्रिया में हम पढ़ने वाले हैं, अभी ये बात करेंगे। तो ये दूसरे क्रियापद में गिनी नहीं जाएगी, है यहाँ गिनी नहीं जाएगी। होना वगैरह इत्यादि आता तो वहां जरूर होता, लेकिन ये आप थोड़ा सा ध्यान दे। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मतलब क्रिया का एक ही पद है, यहाँ एक ही कार्य है, क्या? सोना। एक ही कार्य है सोना, उसके लिए प्रयुक्त होगी सोना क्रिया। इसी प्रकार मोहन पुस्तक पढ़ता है, कार्य यहाँ पर क्या है? पढ़ा, मतलब कार्य यहाँ पढ़ने का हो रहा है ना, एक ही है, वो एक ही कार्य हो रहा है, मतलब मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो ये बात आप ध्यान दे लेना। सीता जाएगी, मतलब जाने की एक ही क्रियापद है, जाएगी। इसी प्रकार हरि आया, तो कहने का मतलब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि एक कार्य एक ही क्रियापद। आगे बात आएगी जब अपन पढ़ेंगे किसमें? वाक्य में पढ़ेंगे। तो वाक्य में बिल्कुल ये जो साधारण वाक्य है लगभग इसमें आता है, लेकिन फिर भी इसमें भी कई प्रकार के पद आ जाते हैं। साधारण वाक्य में भी कई प्रकार के क्रियापद आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं। वो सुंक्त वाक्य भी हो सकता है, सुंक्त क्रिया भी हो सकती है। तो सामान्य क्रिया में आपको दो बात याद करनी है, एक ही कार्य होगा, एक ही क्रियापद होगा। मैंने आपको बता दी, यहाँ सोतना है ना, सोता क्रियापद है, यहाँ जाएगी है, यहाँ पर पढ़ता है, और यहाँ पर ये आया है, क्रियापद एक ही है। ठीक है, अब देखो क्रियापद दो कैसे होते हैं, मैंने एक तो बता दिया। अब क्रियापद दो कैसे होते हैं इसकी बात भी अपन यहीं पर करते हैं, यानी ये दो क्रियापद कैसे हो सकते हैं इनकी भी बात मैं अभी बताता हूँ। वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, क्यों? क्योंकि वो अपन अभी इसके दूसरी क्रिया का भेद यहाँ लिखकर ही पता कर लेंगे। दूसरी क्रिया हमने पढ़ी थी कौन सी? सुंक्त क्रिया। कौन सी पढ़ी थी? सुंक्त क्रिया, है ना। अब ये जो जॉइंट वर्ब है ये क्या होती है? सुंक्त क्रिया। अब अपन बात करते हैं सुंक्त क्रिया की। तो मित्रों आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है, यहाँ पर एक कार्य और एक ही क्रियापद, एक कार्य और एक ही क्रियापद। अब आगे क्या होगा, आगे की बात अपन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक कार्य तो एक होगा, लेकिन क्या है, क्रियापद दो होंगे, दो क्रियापद। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, दो क्रियापद। ठीक है, इन्हीं मैं आप लोगों को सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको ये मूल तथ्य समझ में आए, न कि आप परिभाषाओं को रटते रहो। मतलब छठी सातवीं वाले बच्चों के ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा की जरूरत पड़ती है। आपके पास समय कम है, तो उस कम समय में ज्यादा चीजें हमें कैसे याद करना है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तरीके से इन्हें आप ट्रिक कह सकते हो। ठीक है, मतलब जल्दी से संक्षिप्त शब्दों में, है ना, परिचय करना। तो सुंक्त क्रिया, एक कार्य, दो क्रियापद। कितने पद? दो क्रियापद। अब उदाहरण से आपको समझ में आएगा, कोई भी उदाहरण लोगे आप, है ना। देखो मैंने उदाहरण लिया, रमेश ने खाना खा लिया होगा। रमेश ने खाना खा लिया होगा। अब देखो बात सुंक्त क्रिया की आए तो ध्यान देना, वास्तव में यह सुंक्त क्रिया है। और आगे जब अपन पढ़ने वाले सहजातीय क्रिया, वहां पर भी चर्चा करेंगे इसकी, है ना। तो देखो रमेश ने खाना खा लिया होगा, काम यहाँ पर खाना ही हो रहा है। हालांकि देखे तो कार्य एक ही है, खाना। ठीक है, लेना। फिर भी यहाँ अगर अपन क्रिया देखें, क्रियापद कितने हो गए? देखो क्रियापद, रमेश क्रियापद नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता है करता है, तो कर्ता पद है। खाना, वास्तव में खाना क्या है हमें पता है, कर्म है। खाना क्या है? कर्म है ना। और अब देखो एक तो ये हो गया, है ना, खाना। एक तो देखो खा, इसके ना जोड़ देंगे तो ये फिर क्या बन गया? खाना। तो ये खाना क्या है? क्रियापद हो गया, है ना। क्रिया, है ना, क्रिया का बोध कराते हैं, वही पद है। ठीक है, लिया, इसमें क्या होता है? लेना। ठीक है, लेना। और इसमें क्या होता है? होना। अब देखो मित्रों, यहाँ सुंक्त क्रिया में एक कार्य, दो क्रियापद, और इसमें ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो से क्या हो सकते हैं? अधिक क्रियापद भी हो सकते हैं। ठीक है, दो से अधिक क्रियापद भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो होगा, ये जो क्रिया है, ये एक तरीके से साई क्रिया के रूप में आई है, और लेकिन कईयों में दो होते ही है। ठीक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान दे लेना, खाना कर्म है। ये खाना तो अपना कर्म है कि क्या खाना, मतलब कुछ भी खा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ ये खाना कर्म के रूप में आया है।
और खा यानी कि ये भी खाना क्रिया हो गई। क्रियापद एक लिया मतलब लेना हो गया, तो लेना और खाना एक तरीके से अपनी क्या हुए, क्रियापद हुए मित्रों। और इसी प्रकार मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि संयुक्त क्रिया में एक कार्य और कितने क्रियापद होते हैं, 2 क्रियापद होते हैं। इससे हम बेहतर तरीके से इन चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हमें कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है। कोई और भी पुस्तक ले मतलब कोई और भी आप कोई उदाहरण ले सकते हो, कोई उदाहरण ले सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं, सीता, जैसे ले लो कोई एक उदाहरण आप, सीता ने पुस्तक पढ़ ली होगी, पढ़ ली होगी। अभी यहाँ गौर करने वाली बात है मित्रों, सीता ने पुस्तक पढ़ ली होगी। सीता यहाँ पर कहता है, आप जानते हो पुस्तक यहाँ पर क्या है, कर्म क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ा, है ना। ये देखो पढ़, तो ये पढ़ना है ना, ना जोड़ देंगे अपन, ये लोग ना है ना जोड़ते हैं, हम क्रियापद बनाते हैं। तो पद यानी पढ़ पढ़ना, और ली लेना, ठीक है, ली और लेना, ये तो अपनी 2 क्रिया तो यही हो गई। तो 2 क्रियापद मतलब संयुक्त होकर आई है, दोनों का अर्थ अलग नहीं जा रहा है, बस बात केवल पढ़ने के, पुस्तक पढ़ ली होगी। अब ली का हम कभी अर्थ ग्रहण नहीं करते, इसी प्रकार यहाँ पर लिया, लेने का कोई नहीं है, ली है ना, तो लेना, तो यही बात होगी। तो इन लेना का हम कभी भी अर्थ नहीं ग्रहण करते, है ना। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। वो चला गया होगा, ठीक है, कई बात करते हैं हम, वह चला गया होगा। देखो ये वाक्य बन गया, सोहन जयपुर चला गया, सोहन जयपुर चला गया। अब यहाँ देखो, एक तो यहाँ पर चला चलने की क्रिया और एक गया जाने की क्रिया है, तो ये दोनों संयुक्त रूप से हुई है। हमें तो अर्थ तो केवल एक ही पता चल रहा है कि वो जयपुर गया, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ देखो 2 क्रिया है, तो इन्हें मित्रों क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ एक तरीके से घटना तो एक, कार्य तो एक ही हो रहा है, जाने का हो रहा है, लेकिन यहाँ चला और जाना 2। इसी प्रकार यहाँ मैंने कहा कार्य तो एक ही हो रहा है, खाना खाने का, लेकिन लिया वाला और साथ में आ गया। इसी प्रकार ये क्या है, सीता ने पुस्तक पढ़ ली होगी, काम तो केवल पढ़ने का होता है, लेकिन ये और प्रयुक्त हो जाता है। तो ये बात भी आपको देखने योग्य है, ठीक है, और सोचने योग्य है। अब अपन बात करते हैं मित्रों अपने क्रिया के एक और भेद की, जो इससे भी महत्वपूर्ण है। 2 भेदों को कवर किया है, सामान्य क्रिया, एक कार्य और एक ही क्रियापद, ठीक है। सामान्य हो गया संयुक्त क्रिया, एक कार्य 2 क्रियापद, है ना, संयुक्त क्रिया 2 है, ठीक है, कार्य एक ही है। तो ये बात आप लोगों को और समझना चाहिए। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रयोग या संरचना के आधार पर, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया के भेद प्रयोग या संरचना के आधार पर। अब अपन 3 नंबर लेते हैं। इन 3 नंबर हमने वैसे ही, यहाँ इसका कोई जरूरी है कि नंबर कोई भी हो, आप कोई भी पढ़ सकते हो, आप पहले किसी को पढ़ सकते हो, बस आपको पढ़ना है, क्रमबद्ध कोई भी चीज पढ़ेगी आपको याद आ जाएगी। जैसे हम पूर्वकालिक पढ़ रहे थे, आप किसको, पूर्वकालिक, बहुत अच्छी है, परीक्षा में बार बार कुछ एक, है ना, जैसे कई परीक्षाएं होती है, जैसे एसआई है या फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उनमें तो अलग से एक बिंदु डाल के दिया जाता है कि आप पूर्वकालिक, है ना, कि क्रिया, सिलेबस में क्रिया, और नीचे लिखा होता है पूर्वकालिक प्रेरणार्थक, है ना, और कर्म के आधार पर इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो वो एक तरीके से स्पेशल बिंदु हो गया। और वैसे ये सभी परीक्षाओं में आजकल प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक से ही प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना। तो पूर्वकालिक, अब देखो पूर्वकालिक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, देखो ये पूर्व है, पूर्व माने पहले कालिक, है ना, यहाँ काल है और इक प्रत्यय है, ठीक है, ये शब्द बन गया पूर्व, काल और इक, ठीक है, 3 शब्दों से मिलकर बन गया। पूर्व का अर्थ है पहले, काल माने काल, यानी जो पहले काल में घटित हो जाती है। ध्यान दें,
अगर आप इसकी परिभाषा अगर आप जानना चाहोगे, लंबी चौड़ी परिभाषा, ज्यादा लंबी, वैसे तो ज्यादा लंबी होती नहीं है लेकिन फिर भी आप सुनना चाहो तो ऐसे बन जाएगी कि एक वाक्य में, है ना, वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, वाक्य में दो क्रियाएं घटित होती हैं जिनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले घटित होती है। पहले घटित होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी इतनी लंबी आपको याद रह जाएगी। दोबारा सुन लो, वाक्य में दो क्रियाएं क्या होगी, घटित होगी। एक क्रिया हमें पता है दो क्रिया घटित होगी, दोनों साथ साथ नहीं होगी, अलग अलग होगी, एक पहले होगी एक बाद में होगी। पहले घटित होने वाली को क्या कहेंगे, पूर्वकालिक। ध्यान देना, दो मतलब जो बाद में घटित होगी उसको नहीं कहेंगे, पहले घटित होगी उसको कहेंगे पूर्वकालिक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। यानी जब अपन लोग इसकी क्या पढ़ने वाले, पहचान पढ़ने वाले हैं तो पता चल जाएगा। देखो, अगर पूर्वकालिक की बात करें, अर्थ और परिभाषा मैंने आप लोगों को एक तरीके से बता दी। पहचान क्या करना है, यानी दो क्रियाएं दो और दो ही कार्य, क्रियाएं दो और कार्य दो, दो कार्य दो क्रिया, पहचान सकते हैं। बस ऐसे ही, इतनी दूर से काम चल जाएगा, लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना पड़ेगा। दो क्रिया दो कार्य, मतलब दो क्रिया घटित होगी। कितनी क्रिया, दो क्रिया, ये लो दो क्रिया, दोनों में से हमें पता है एक साथ नहीं होगी। एक तो क्या होगी, पहले, एक क्या होगी पहले, और एक क्या होगी, एक बाद में। मतलब दो क्रिया है, एक पहले एक बाद में, या मैं ये कह सकता हूं एक पहले और दूसरी बाद में। ठीक है, लेकिन अब देखो, एक क्रिया तो पहले घटित होगी एक बाद में। हमें पता है पूर्व को क्या कहते हैं, पहले। तो पूर्व घटित होने वाली जो अपनी क्रिया होती है उस क्रिया का ही नाम क्या है, पूर्वकालिक है। क्या नाम है, पूर्वकालिक क्रिया है। अगर आप अब भी इसको नहीं समझेंगे तो हमें पता अभी आप कैसे समझोगे, क्योंकि अभी आपके पास कोई उदाहरण नहीं आया, है ना। जब कोई दृष्टांत आपके सामने नहीं पेश किया जाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो ये सार दे दिया आपको। लंबी चौड़ी परिभाषाएं आप लोग पढ़ते हो और उनमें से मैंने आपको सार निकाल के दिया है, तो यह हमें पढ़ना चाहिए मित्रों। क्योंकि रट्टा बदंती को अब सिलेबस से बाहर निकाल दो, आप अपने दिमाग से ही बाहर निकाल दो, क्योंकि जब आप रटोगे तो कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे, और ऐसा काम हमें करना नहीं है। हमें तो क्या करना है, निरंतर बेहतर अच्छा सा अच्छा प्रयास करना है, कुछ ऐसा स्किल अर्जित करना है जिससे हमें ये क्या हो जाए, त्वरित तरीके से तुरंत ही याद हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान दें। यानी अपन बात क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि पूर्वकालिक क्रिया, मैंने आपको बताया दो क्रिया होती हैं, दो कार्य होते हैं, ये ठीक है। और मैंने आपको बताया दो क्रिया कैसे, एक क्रिया पहले संपन्न होती है, एक बाद में संपन्न होती है। पूर्वकालिक क्रिया यानी जब अपन बात करेंगे जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। जैसे मैंने लिख दिया, राम सोकर उठा है, राम सोकर उठा है, सीता नहाकर खाना पकाती है, सीता नहाकर खाना पकाती है, सुरेश उठकर भाग गया, सुरेश उठकर भाग गया। और ले सकते हो आप, कितने उदाहरण, असंख्य उदाहरण है। मतलब आप जब ये तथ्य समझ आते हो तो आप मतलब लाखों उदाहरणों को सही कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी होता है। और उदाहरण लेके, जैसे आपने ना
जैसे मैं लिख देता हूं, मैं उठकर पढ़ने लगा, मैं उठकर पढ़ने लगा। ठीक है, वह जयपुर जाकर जोधपुर गया। देखो मित्रों, अपन लोग इन उदाहरणों से इस क्रिया को समझ लेंगे, बस ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। देखो, राम सोकर उठा। मित्रों यहां पर दो चीज है, पहले तो हमें ध्यान रखना है, दो क्रिया और दो कार्य, दो ही क्रिया होगी, कार्य कितने होंगे? दो। एक तो यहां देखो, पहले तो राम है ना, करता तो एक ही होगा, हमें पता है, राम सोकर उठा है, राम सोकर उठा है। पहले तो राम ने क्या किया? सोया राम। अब बताओ, एक चीज तो आपके समझ में आ गई होगी, पहले कौन सी घटना घटित हो रही है, पहले कौन सी घटना घटित हो रही है, इसको देख सकते हो आप लोग। राम सोकर उठा है, मतलब पहले तो राम सोया था, ठीक है, अब राम क्या है? उठा है। ठीक है, ये ध्यान दे देना। ये ऐसा भी हो सकता है ना, राम उठकर सोया, वापिस हो सकता है, एक बार उठ गया फिर सो गया, हो तो सकता है ना, लेकिन वाक्य के अनुसार अब वाक्य में देखना है पहले घटना कौन सी घटित हुई है? सोकर। तो ध्यान देना, ये उठना बाद में भी घटना हुई, दोनों अलग अलग कार्य है। ठीक है, उठना अलग है और क्या है? सोना अलग है। तो कहने का मतलब ये आपकी क्रिया तो है, ये भी क्रिया, दोनों क्रिया है, लेकिन ये क्रिया पहले घटित हो रही है और ये क्रिया बाद में घटित हो रही है। हमें पता है, हमें तो पहले वाली चाहिए, तो पहले वाली क्रिया को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ सोकर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार इसको देखो, सीता नहाकर खाना पकाती है, यानी सीता पहले क्या हुई है? नहाई है ना। माताजी नहाकर पूजा करती है, बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। माताजी नहाकर पूजा करते हैं। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाजार जाता हूँ, मतलब पहले मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया फिर बाजार जाता हूँ, अभी भी नहीं जाता हूँ क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा, है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक क्रिया पहले होगी, एक क्रिया बाद में होगी। इसी प्रकार नहाना पहले संपन्न हुआ और फिर क्या हुआ? खाना यानी पकाना, ये तो कर्म है, तो ये क्या होगा? पकाने की क्रिया बाद में होती है, पकाती है। तो ध्यान देना, सीता नहाकर, पहले सीता नहाती है फिर खाना पकाती है। कोई जरूरी नहीं सीता खाना पकाकर भी नहा सकती है, हालांकि वाक्य के अनुरूप हम करेंगे। ये कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा नहाने की क्रिया पहले होगी, नहीं, बाद में भी हो सकती है, लेकिन वाक्य के अनुसार हमें उत्तर देना है। जब वाक्य ऐसा ही आ गया तो उत्तर इसका क्या होगा? ऐसा, ऐसे का ऐसा, जैसे का तैसा, टिट फॉर टैट। तो सीता नहाकर खाना पकाती है, मतलब नहाने की क्रिया पहले हो रही है, पकाने की बाद में। तो मित्रों यहाँ पर हमारा जो क्रियापद है कौन सा? पूर्वकालीन क्रिया वाला, ये रहा नहाकर। इसी प्रकार मैं उठकर पढ़ने लगा, यानी मैं उठकर पढ़ने लगा, तो पहले मैं क्या हुआ हूँ? उठा हूँ, है ना, उठा हूँ, सो रहा था पहले, अब मैं उठा हूँ और फिर मैं क्या करने लगा? पढ़ने लगा, या मैं उठकर पढ़ाने लगा। तो कहने का मतलब कैसे भी कर सकते हो आप लोग, है ना। चोर चोरी करके भाग गया, पहले उसने चोरी की और फिर वो भाग गया, है ना। अपराधी लुटेरा लूटकर भाग गया, पहले लूटा और फिर भाग गया। तो इसी प्रकार हो सकता है, कई प्रकार की बातें मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार यहाँ उठकर पढ़ने लगा, पहले उठने की क्रिया है तो ये पूर्व है। इसी प्रकार साथियों इस वाक्य में देखो, सुरेश उठकर भाग गया तो हो गया। इसी प्रकार वह जयपुर जाकर जोधपुर गया, पहले कहाँ गया? जयपुर। तो ये जो जाने की क्रिया हुई है और फिर भी, है ना, ये गया भी जाने का ही क्रिया है, लेकिन ये बाद में हुई तो ये पहले। एक चीज मैं आपको एक विशेष एक पहचान भी बता देता हूं मित्रों, जब भी पूर्वकालिक की बात की जाएगी तो अधिकतर, है ना, 99% ये जब क्रिया आती है तो इसमें क्रिया शब्द के साथ, है ना, क्रिया जो जिस क्रिया शब्द के साथ क्या कर जुड़ा होता है ना, कर प्रत्यय जुड़ा होता है। क्या होता है? कर प्रत्यय जुड़ा होता है भाई, कर प्रत्यय जुड़ा होता है।
अब ये बात थोड़ी सी आप ध्यान दे लेना, 100% बात लागू नहीं होती, कई बार बिना है जुड़े हुए आ जाता है। लेकिन आपको अगर ये तथ्य समझ में आ गया तो उस कर की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ तो सारे देखो, राम सो कर कर, नहा कर कर, उठ कर कर और फिर कर, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, मैं जयपुर गया, मैं जयपुर गया फिर, देखो इस प्रकार हो सकता है, मैं उदयपुर गया फिर जोधपुर गया, मैं उदयपुर गया फिर जोधपुर गया। तो पहले जाने वाली हुई ना गया, ठीक है। तो अब हालांकि वो बाद में भी हुई है ना। ऐसे हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैं जयपुर गया और वापिस आया, वाक्य बन गया ना, मैं जयपुर गया और फिर वापिस आया। तो पहले मैं गया था और फिर मैं आया, तो पहले गया वाली क्या हो जाएगी, अपनी पूर्वकालिक हो जाएगी, लेकिन उसमें कर नहीं है। तो इस प्रकार कई वाक्य अगर अटपटे अंदाज से आ जाते हैं तो भी आपको ध्यान देना है, पूर्व जो घटित घटना है, पूर्व घटित जो कहानी है वो आपकी किस में आने वाली है, वो आपकी आने वाली है यानी पूर्व